मॉर्निंग सभी को। एक बार फिर टीम एम्बिशन आपका स्वागत करती है। आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, वो है राजस्थान के उद्योग। अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं इससे प्रश्न। यह एकमात्र विस्तृत वीडियो है जिसमें पूरी जानकारी के साथ हम इसको प्रस्तुत कर रहे हैं। एक चीज़ थोड़ा सा समझ लें, हम कभी भी शॉर्ट ट्रिक पे इतना ध्यान नहीं देते हैं। शॉर्ट ट्रिक्स उन्हीं लोगों के लिए होती है जो कंसेप्चुअल पढ़ाई नहीं करते हैं। तो इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य है गहन अध्ययन। यह वीडियो केवल गहन अध्ययन करने वाले छात्रों के लिए हम बना रहे हैं। आप कितना गहन अध्ययन करेंगे, यह आपकी सफलता के लिए उतना ही उपयोगी होगा। तो आज स्टार्ट करते हैं राजस्थान के उद्योग के बारे में। पूरा वीडियो ध्यान से देखें, ज़रूर देखें। टीम एम्बिशन बिल्कुल आपको इस निःशुल्क प्रयास से जोड़ना चाह रही है। स्टार्ट करते हैं अपन राजस्थान के उद्योगों से। तो कहीं न कहीं राजस्थान के उद्योग जब पढ़ रहे हैं तो अपन को स्टार्ट क्या करना है वो देख लें। कहीं न कहीं अपन को भारत की पहली पंचवर्षीय योजना से स्टार्ट करना है। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई, तो अपन ने जब कृषि के बारे में पढ़ा था तो इसकी पूरी विस्तृत व्याख्या की थी 1951 टू 1956। और पहली पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक बल कृषि पर दिया गया था। इसके बाद भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना, भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना है, यानी कि सेकेंड 5 ईयर प्लान है, वह इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई और कब तक चली, तो भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना है वह 1956 से 1961 तक चली। और दूसरी पंचवर्षीय योजना है वह किसके मॉडल पर आधारित थी, ये है प्रशांत चंद्र महालनोबिस। प्रशांत चंद्र महालनोबिस, ठीक है। प्रशांत चंद्र महालनोबिस के बारे में आपको याद रखना है। अब इसको ही शॉर्ट में बोला जाता है पीसी महालनोबिस। ये पूरा नाम पूछा गया था एसएससी में, ग्रेजुएट लेवल में, तो इसको ज़रूर याद रखें। प्रशांत चंद्र महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थी। और इस योजना में किस पर बल दिया गया वो भी आपको याद रखना है, औद्योगिक विकास पर बल दिया गया। दूसरी पंचवर्षीय योजना थी जिसमें औद्योगिक विकास पर बल दिया गया। और औद्योगिक विकास भी कैसा, उसकी भी बात करेंगे। भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना औद्योगिक विकास पर बल देने वाली थी, पहली कृषि पर आधारित थी। औद्योगिक विकास किया जाए, लेकिन कैसा औद्योगिक विकास किया जाए, तो भारी उद्योगों की स्थापना। औद्योगिक विकास के साथ दूसरा कंसेप्ट है इसका भारी उद्योगों की स्थापना, ये इसका दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य था। और तीसरे की बात करें तो तीव्र औद्योगिकरण। तीव्र औद्योगिकरण, तो भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना है उसका संबंध है वह उद्योगों से था। तीन ऑब्जेक्ट रखे गए थे, औद्योगिक विकास पर बल, लेकिन उद्योग भी कैसे हैं, भारी उद्योगों की स्थापना, और इनको भी तीव्र गति से स्थापित किया जाए। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य तीन थे, इन तीनों को याद रखना है। और अगला प्रश्न अगर 5 ईयर प्लान से ही पूछे तो अगला प्रश्न है कौन सी पंचवर्षीय योजना में उद्योगों पर सर्वाधिक व्यय किया गया, तो आठवीं पंचवर्षीय योजना, ये भी आपको याद रखना है। आठवीं पंचवर्षीय योजना में उद्योगों पर सर्वाधिक व्यय किया गया। तो इतने कंसेप्ट आपको ज़रूर याद रखने हैं। ये 5 ईयर प्लान के बारे में थे। बिल्कुल गहन अध्ययन से अपन स्टार्ट करेंगे। तो उद्योगों से संबंधित राजस्थान का कोई प्रश्न आए तो पहले भारत की पंचवर्षीय योजना के बारे में आपकी जानकारी होनी चाहिए, और उद्योगों से संबंधित विशेषकर दूसरी पंचवर्षीय योजना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे बात करें अपन कि राजस्थान में उद्योगों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है, ये भी इम्पोर्टेंट। राजस्थान में कितने प्रकार के उद्योग है वो संचालित है, यह वर्गीकरण पूरे भारत का भी है, यही वर्गीकरण है वो पूरे विश्व का भी कह सकते हैं। इसी आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण किया गया है। इसको पूरा ध्यान से समझें कि राजस्थान या पूरे भारत में उद्योग, भारत के उद्योग पढ़ेंगे तो यही वर्गीकरण काम आएगा। पूरे राजस्थान में 3 प्रकार के उद्योग संचालित है। एक तो है कच्चा माल आधारित उद्योग, कच्चा माल आधारित उद्योग। कच्चा माल आधारित उद्योग के बाद दूसरे प्रकार के उद्योग आते हैं, वह है निवेश आधारित उद्योग, निवेश आधारित उद्योग। और तीसरे प्रकार के उद्योग है राजस्थान में जो संचालित हो रहे हैं
वह है स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। स्वामित्व के आधार पर, तो ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। पूरे भारत में या पूरे राजस्थान में 3 प्रकार के उद्योग संचालित हैं। पहला कच्चा माल आधारित, दूसरा निवेश आधारित और तीसरे प्रकार के उद्योग है स्वामित्व के आधार पर उद्योग। अब एक एक की व्याख्या करेंगे। भारत में कच्चे माल आधारित मतलब रॉ मटेरियल के आधार पर कितने प्रकार के उद्योग संचालित हैं, मतलब ऐसे कितने उद्योग हैं जहां रॉ मटेरियल की आवश्यकता पड़ती है। तो एक तो है कृषि। जितने भी कृषि आधारित उद्योग है उन सभी कृषि आधारित उद्योगों में कच्चे माल की आवश्यकता पड़ती है। तो कृषि आधारित जितने भी उद्योग हैं वो कहीं कहीं कच्चा माल आधारित उद्योग है। दूसरा है खनिज आधारित जितने भी उद्योग हैं वह सभी कच्चे माल आधारित उद्योगों की श्रेणी में आते हैं। और तीसरा है रसायन आधारित उद्योग। तो रसायन आधारित उद्योग है वह भी कहीं कहीं कच्चे माल आधारित उद्योग की श्रेणी में आते हैं। अब अपन एक एक की बात करेंगे। जैसे कि कृषि आधारित उद्योग कौन कौन से हैं जो आपको पढ़ने हैं, इतना सिलेबस में आपको पढ़ना है। मान ले पहला है सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग कृषि आधारित भी है, साथ में कच्चा माल आधारित भी है। सूती वस्त्र उद्योग के बाद आता है चीनी उद्योग, चीनी के साथ ही शराब उद्योग, इसके साथ वनस्पति घी उद्योग, वनस्पति घी उद्योग यह भी कृषि आधारित उद्योग है। मिल्क पाउडर उद्योग, मिल्क पाउडर उद्योग भी कृषि आधारित उद्योग ही है। और लास्ट आता है बायोडीजल। तो बायोडीजल है वह भी कहीं न कहीं कृषि आधारित उद्योग ही है। आप लास्ट में चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो कृषि आधारित उद्योगों की बात की जो कहीं न कहीं कच्चे माल आधारित उद्योग है, तो सूती, चीनी, शराब, वनस्पति घी, मिल्क पाउडर, बायोडीजल सभी कृषि आधारित उद्योग है और कहीं न कहीं ये कच्चे माल आधारित उद्योगों की श्रेणी में भी आते हैं। अब दूसरी बात करें अपन कि खनिज आधारित उद्योग कौन कौन से हैं राजस्थान में। तो खनिज आधारित उद्योगों की बात करें तो सबसे बड़ा उद्योग ही इसमें आता है सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग के बाद दूसरा आता है अभ्रक ईंट उद्योग। अभ्रक ईंट का निर्माण खनिज आधारित उद्योग में की श्रेणी में आता है। जितने भी कांच उद्योग है वह कहीं न कहीं खनिज आधारित उद्योग ही हैं। मूर्ति उद्योग खनिज आधारित उद्योग है। और रत्न एवं आभूषण, रत्न एवं आभूषण है वह भी कहीं न कहीं खनिज आधारित उद्योग है। तो सीमेंट उद्योग, अभ्रक, कांच, मूर्ति, रत्न, आभूषण खनिज उद्योग है और खनिज भी कहीं न कहीं कच्चे माल आधारित उद्योगों में आता है। कृषि भी कच्चे माल आधारित उद्योगों में आता है। और तीसरे नंबर के उद्योगों की बात करें तो तीसरे नंबर के उद्योगों में अब आता है रसायन आधारित उद्योग। तो राजस्थान में रसायन आधारित उद्योग की बात करें तो 2 उद्योग बहुत प्रसिद्ध है। एक तो है नमक उद्योग और नमक उद्योग के बाद आता है उर्वरक उद्योग। तो राजस्थान में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ये कुल मिला के 14 यूनिट हैं जो आपको पढ़ने हैं। और ये 14 के 14 यूनिट है वह कहीं न कहीं कच्चे माल आधारित उद्योग हैं और कच्चे माल में भी कृषि, खनिज और रसायन आधारित उद्योग है। अब दूसरे वर्गीकरण में अपन चलते हैं। दूसरा वर्गीकरण है वह क्या कहता है, निवेश के आधार पर। इन सभी उद्योगों को लगाने के लिए आपने कितना निवेश किया है, उसी निवेश को अगर अपन मुद्रा में व्यक्त करें तो कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला है कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग के बारे में आप सब जानते हैं कि पारिवारिक सदस्यों द्वारा मिलकर या एक परिवार के सदस्यों द्वारा मिलकर जो कार्य किया जाता है वो कुटीर उद्योग की श्रेणी में आता है। इसमें निवेश न्यूनतम होता है, अपन नील भी लिख सकते हैं यहाँ पे। लेकिन इसके बाद 3 श्रेणियाँ आती है। अति लघु उद्योग, अति लघु के बाद दूसरा आता है लघु उद्योग, लघु उद्योग के बाद आता है मध्यम उद्योग और मध्यम उद्योग के बाद आता है वृहद उद्योग। तो निवेश के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं, 1 2 3 4 और 5 प्रकार के होते हैं। इन 5 प्रकार के उद्योगों में कितना निवेश है तो यहाँ आपको ध्यान रखना है। लघु उद्योग किसे कहते हैं, तो न्यूनतम से लगाकर अगर 25 लाख रुपये तक का इन्वेस्टमेंट किया है तो 25 लाख तक का इन्वेस्टमेंट है वो अति लघु उद्योग की श्रेणी में आएगा। लघु उद्योग की बात करें तो 25 लाख रुपये से लगाकर अगर आपने 5 करोड़ की पूंजी का निवेश किया है तो लघु उद्योग की श्रेणी में आएगा। अगर यही निवेश है वो 5 से 10 करोड़ हो जाए
तो 5 से 10 करोड़ में यह मध्यम उद्योग की श्रेणी में आएगा। और अगर आपका इन्वेस्टमेंट है वो 10 करोड़ रुपये से ज़्यादा है तो यह वृहद उद्योग की श्रेणी में आएगा। तो निवेश के आधार पर उद्योग 5 प्रकार के होंगे। ये पांचों आपको याद रखने, इसकी सीमा ज़रूर ध्यान रखें। अगली बात करें अगर, तो स्वामित्व के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं। तो स्वामित्व की बात करें तो स्वामित्व के आधार पर उद्योग 4 प्रकार के होते हैं। इन चारों को भी याद रखें। एक तो होते हैं सार्वजनिक, जो सरकार द्वारा चलाए जाते हैं। अब सार्वजनिक 2 तरीके से हो सकते हैं, या तो ये केंद्र सरकार का भी हो सकता है या राज्य सरकार का भी हो सकता है। निजी, सहकारी, और एक लास्ट है बहुराष्ट्रीय उद्योग। बहुराष्ट्रीय को बोलते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज। एमएनसीज होती है जितनी भी, वह कहीं न कहीं बहुराष्ट्रीय उद्योग की श्रेणी में आती है। तो अपन ने उद्योगों का वर्गीकरण किया, तो उद्योगों का वर्गीकरण 3 प्रकार से होता है और तीनों में कितने उपभाग हैं उसका भी अध्ययन कर लिया। अब इन्हीं सारे उद्योगों के बारे में अपन को पढ़ना है। अब सभी उद्योग है वह किसी भी श्रेणी में आ सकते हैं। आगे बात करें अपन कौन कौन से उद्योग राजस्थान में संचालित है, तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे केंद्र सरकार के उपक्रम। राजस्थान में केंद्र सरकार के कितने उपक्रम कार्यरत है। केंद्र सरकार के उपक्रम, अब इसको पढ़ाने के लिए हमने विशेष तौर पर कुछ एक सीरीज़ बनाई है। उसी सीरीज़ के आधार पर हम आपको ये सारे उद्योग पढ़ाना चाह रहे हैं। आपको क्या याद रखना वो समझे। कुछ सन 1964, 1965, 1966, 1967, देखो 1964 1964, एक साल का गिन लिया तो 1965, 1966, 1967, और एक सन याद रखना 1968 नहीं होगा, वहाँ पे हो जाएगा 1978। केंद्र सरकार के कितने उपक्रम है वो राजस्थान में संचालित है, तो 7 उपक्रम है। और इसको याद रखने का बहुत आसान तरीका है। 1964 में एक उपक्रम स्थापित हुआ, 65 में 2, 66 में फिर एक उपक्रम की स्थापना हुई, 67 में पुनः 2, और 1978 में एक उपक्रम की स्थापना हुई। सभी को जोड़ दिया जाए तो होता है 7 उपक्रम। 1 2 1 2 1। कौन कौन से उद्योग इसमें स्थापित किए गए उसकी बात कर देंगे। 64, 65, 66, 67, 78 में। तो 1964 में सबसे पहला उपक्रम खुला था, वह है हिंदुस्तान सांभर साल्ट लिमिटेड। देखो ये हिंदुस्तान शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हिंदुस्तान लगते ही केंद्र सरकार का उपक्रम बन जाएगा। हिंदुस्तान सांभर साल्ट लिमिटेड, इनकी व्याख्या हम अगले पेज पे करेंगे। तो सबसे पहला उद्योग 1964 में जो केंद्र सरकार ने स्थापित किया उसका नाम था हिंदुस्तान सांभर साल्ट लिमिटेड, इसको बोलते हैं HSSL। ठीक है। दूसरे नंबर पर आता है 2 कंपनियां एक साथ खुली थी और दोनों ही कंपनियों के नाम है इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड। इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, इसके भी आप बाद में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपके नोट्स बनाने के काम आएगा, IL। और दूसरा खोला गया था मॉडर्न बेकरीज। मॉडर्न बेकरीज, देखो ये क्रम ज़रूर याद रखें आप। 1964 में एक उद्योग, 1965 में 2 उद्योग, और ये दोनों उद्योगों के नाम ये हैं इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड एंड मॉडर्न बेकरीज। 1966 की बात करें तो 1966 में स्थापित हुआ था हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कहाँ स्थापित किया गया, क्या नाम थे इसके, वो अपन पूरे इसकी व्याख्या करेंगे। तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की स्थापना हुई 1966 में। 1967 में बात करें तो पुनः 2 उपक्रम केंद्र सरकार ने राजस्थान में स्थापित किए गए, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड और हिंदुस्तान मशीन टूल्स। तो एक तो आता है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के बाद आता है हिंदुस्तान मशीन टूल्स। हिंदुस्तान मशीन टूल्स जिसको कहा जाता है HMT। HMT के नाम से जाना जाता है, इसको HCL के नाम से जाना जाता है, इसको HZL के नाम से जाना जाता है। इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड IL, इसको मॉडर्न बेकरीज MB के नाम से जाना जाता है। तो देखिए बिल्कुल सही क्रम, एक उद्योग 2 उद्योग, एक उद्योग
फिर 2 उद्योग, अब फिर एक उद्योग स्थापित किया गया जिसका नाम भी आपको याद रखना है, राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। वास्तव में इसका पुराना नाम था हिंदुस्तान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, हिंदुस्तान ड्रग्स एवं फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। अब इतने प्रकार के उद्योग अपन ने पढ़ लिए, कुल मिला के 7 उपक्रम थे, वह केंद्र सरकार ने राजस्थान में स्थापित किए। अब इन्हीं उपक्रमों की एक एक व्याख्या करेंगे। 1964, 65, 66, 67 और 78 अपन एक एक उपक्रम लेंगे, वहाँ से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ही अपन लेते हैं राजस्थान का सबसे इम्पोर्टेंट 1964 में स्थापित कारखाने की बात करें तो 1964 में स्थापित हुआ था सांबर साल्ट लिमिटेड। आज अपन केंद्र सरकार के उपक्रम पूरा पढ़ने की कोशिश करेंगे। सांबर साल्ट लिमिटेड, इस सांबर साल्ट लिमिटेड की जितने भी प्रश्न आते हैं उन सबको एक साथ पढ़ेंगे। सांबर साल्ट लिमिटेड कहाँ पे स्थित है? जयपुर में स्थित है। और इसमें केंद्र और राज्य, सेंटर एंड स्टेट, इन दोनों की इक्विटी कितनी है? तो इसमें है 60-40। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। हिंदुस्तान सांबर साल्ट लिमिटेड कहाँ पे स्थापित किया गया? जयपुर में। कब स्थापित किया गया? 1964 में। और केंद्र सरकार द्वारा स्थापित होने वाला पहला उद्योग कौन सा है? हिंदुस्तान सांबर साल्ट लिमिटेड। अब बात करें सांबर के बारे में, तो सांबर के बारे में आप जानते होंगे, कहीं कहीं इतिहास या ज्योग्राफी में इसको पढ़े होंगे। सांबर कौन सी झील है? खारे पानी की, ये भी आपको पता है। सांबर एक खारे पानी की झील है, और खारे पानी की झील है तो कहीं न कहीं इसका भारत में नाम आता है। यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो प्रथम कौन सी हुई? तो प्रथम है चिल्का झील, उड़ीसा। दूसरी सबसे बड़े खारे पानी की झील कौन सी है? सांबर है। अब चिल्का है वो बाह्य स्थलीय है, यह हो जाएगी अंतःस्थलीय। भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय, तो अंतःस्थलीय शब्द लग जाए तो सांबर है वो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील हो जाएगी। शब्द पे ध्यान दें, भारत की सबसे बड़े खारे पानी की झील है तो चिल्का आएगा, लेकिन भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय खारे पानी की झील कौन सी है? तब ये हो जाएगा सांबर। ये लास्ट टाइम इंटीग्रेटेड बीएड में पूछा गया था, इसको ज़रूर याद रखना है। अब बात करें, यही झील है वह एशिया का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय नमक का स्रोत है। एशिया का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय नमक का स्रोत है, अंतःस्थलीय नमक स्रोत है, इसको आपको याद रखना है। एशिया का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय नमक स्रोत कौन सा है? सांबर झील ही है। अब सांबर की समुद्र तल से ऊंचाई 1200 फीट है, और इसका क्षेत्रफल आप ज्योग्राफी में पढ़े ही हैं। लेकिन एक प्रश्न पूछा जाता है, ये सांबर झील है, इस सांबर झील में कितनी नदियाँ मिलती है? ये प्रश्न पूछा गया है। इस सांबर झील में मिलने वाली 4 नदियाँ हैं। यह 4 नदियाँ सांबर झील में मिलती है। यह 4 नदियों में एक प्रश्न पूछा जाता है, उत्तर से कौन सी मिलती है? उत्तर दिशा से सांबर में मिलने वाली। और एक प्रश्न पूछा जाता है, दक्षिण दिशा से सांबर में मिलने वाली नदी कौन सी है? कुल 4 नदियों में से 2 इम्पोर्टेंट हैं। उत्तर दिशा से बात करें तो उत्तर दिशा से मिलने वाली इसमें नदी है मेंथा। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। सांबर झील में उत्तर दिशा से मिलने वाली नदी कौन सी है? मेंथा है। और दक्षिण दिशा से जाकर सांबर में मिलने वाली नदी कौन सी है? रूपनगढ़ नदी। तो ये दोनों नदियाँ हो गई, उत्तर दिशा से मेंथा और दक्षिण दिशा से रूपनगढ़ हो गई। अब 2 और नदियों की बात करें तो 2 नदियों का नाम ख से शुरू होता है। एक तो है खारी, और खारी के साथ है दूसरी खंडेला। खारी और खंडेला। तो सांबर झील में मिलने वाली 4 नदियाँ कौन सी है? तो एक तो हो गई मेंथा हो गई, दूसरी नदी हो गई रूपनगढ़, तीसरी नदी की बात करें तो तीसरी नदी हो गई खारी, और चौथी नदी की बात करें तो चौथी नदी हो गई खंडेला।
मेंथा, रूपनगढ़, खारी और खंडेला, ये 4 सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको याद रखना है। तो सांबर झील में मिलने वाली 4 नदियाँ उत्तर से, दक्षिण से और अन्य 2 नदियाँ खारी और खंडेला हैं। अब सांबर झील है ये, यहाँ पे नमक का उत्पादन होता है। तो ये प्रश्न पूछा गया है, भारत का 8.7% नमक का उत्पादन, भारत का 8.7% नमक उत्पादन है, वह कौन सी झील करती है? सांबर। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। यह सबसे ज़्यादा नमक उत्पादन वाली झील है, 8.7% नमक का उत्पादन सांबर झील करती है। इसके अलावा इसमें और क्या क्या इम्पोर्टेंट है उसकी बात कर रहे हैं अपन। नेक्स्ट, सांबर बात करें तो कहीं कहीं कहा गया है बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार इस झील का निर्माण कराया था वासुदेव चौहान। वासुदेव चौहान द्वारा इस झील का निर्माण कराया गया था, ऐसा कहीं लिखा हुआ है बिजोलिया शिलालेख में। लेकिन यह प्राकृतिक झील है मेरे हिसाब से तो, ठीक है, इसका निर्माण कोई इतना करा नहीं सकता है। इस सांबर झील के नमक में, ये जो सांबर झील का नमक है, उस नमक में एक शैवाल पाया जाता है। इस पर भी एक प्रश्न पूछा गया है, हम कोशिश करेंगे कि कोई भी प्रश्न है वह अछूता नहीं रहे। इसमें एक शैवाल पाया जाता है जिसका नाम है स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना, यह शैवाल सांबर के नमक में ही पाई जाता है और कहते हैं कि यह प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। स्पाइरुलिना शैवाल है, वह प्रोटीन का एक उत्तम स्रोत है, ऐसा माना जाता है। और इसमें 65% प्रोटीन पाया जाता है, 65% प्रोटीन पाया जाता है। इसलिए सांबर का नमक है वह कहीं कहीं बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। 2 सन याद रखने इसी से संबंधित। एक तो आपको याद रखना है 1817 और एक सन आपको याद रखना है 1870। ये प्रश्न कहीं न कहीं परीक्षाओं में पूछे गए हैं और यह प्रश्न आपको राजस्थान अध्ययन 9वीं की जो किताब है उसमें सबसे ज़्यादा मिलेंगे। हम फिर कहते हैं गाइड्स पे ना जाएं, सबसे ज़्यादा आप जो राजस्थान बोर्ड की या एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं उसमें जो मैटर दिया गया उस पर ज़्यादा विश्वास करें। 1817 में क्या हुआ? तो 1817 में इस झील को अंग्रेज़ों ने लीज पर लिया था, अंग्रेज़ों द्वारा लीज पर लिया गया था 1817 में। और ये प्रश्न कहीं कहीं पूछा गया था, तब किसी को इसका उत्तर नहीं मिला था। दूसरा है 1870 में क्या हुआ? तो अंग्रेज़ों द्वारा ही एकमात्र पूरे देश का एकमात्र साल्ट म्यूज़ियम स्थापित किया गया। पूरे भारत में अभी भी एक ही है नमक संग्रहालय या साल्ट म्यूज़ियम की स्थापना 1870 में अंग्रेज़ों द्वारा की गई और 1817 में इसे अंग्रेज़ों ने वहाँ के तत्कालीन शासकों से लीज पर लिया था। और यह एक रामसर क्षेत्र है, सांबर झील है वह एक रामसर क्षेत्र है, यानी कि आर्द्र भूमि की श्रेणी में आता है। और इस रामसर क्षेत्र में एक पक्षी है राजहंस, इसके लिए प्रसिद्ध है। और ये राजहंस पक्षी है वो गुजरात का राज्य पक्षी है, तो आपको ये भी याद रखना है। तो सांबर से संबंधित इतनी चीज़ें आपको ज़रूर याद रखनी है। नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं, इसके बारे में जितने भी प्रश्न बन सकते थे अपन ने बना लिए। 1964 की बात कर ली, अब आते हैं अपन 1965। 1965 में केंद्र सरकार ने 2 कंपनियों की स्थापना राजस्थान में एक साथ की और दोनों कंपनियों में एक नाम आता है इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड। इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड की स्थापना केंद्र सरकार ने कोटा में की थी, लेकिन इसका मुख्यालय है, देखो ये दोनों अलग अलग है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे रखा गया? तो इसका मुख्यालय स्थापित किया गया था जयपुर में। इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, इसको शॉर्ट में IL के नाम से भी जाना जाता है, इसका मुख्यालय कोटा में स्थापित किया गया था। साथ में इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड की पूरे भारत में कितनी इकाइयाँ थी? तो 2 ही इकाइयाँ। इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड की केवल 2 इकाइयाँ भारत में कार्यरत थी। इन दोनों इकाइयों में एक तो खोली गई थी केरल में
और दूसरी अपने राज्य राजस्थान में खोली गई थी। इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड पूरे भारत में 2 ही जगह था IL, एक कहाँ पे था, कोटा में, और दूसरा है केरल में। क्या काम करती थी, तो यह करती थी उपकरणों का निर्माण, इक्विपमेंट्स बनाती थी, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स। तो उपकरणों का निर्माण इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड द्वारा किया जाता था। और 1982 में 1982 में जब ये कंपनी घाटे में चली गई तो REIL रेल इसकी स्थापना की गई। और रेल का मतलब है कनकपुर, यहाँ स्थापित की गई। राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, यह कनकपुरा में स्थापित की गई 1982 में। और 1965 में ही दूसरी कंपनी की स्थापना की गई, मॉडर्न बेकरीज। मॉडर्न बेकरीज क्या काम करती थी, ब्रेड निर्माण का कार्य। यह ब्रेड के निर्माण का कार्य करती थी, लेकिन पूरी 14 इकाइयाँ थी। उसमें से एक ये मॉडर्न बेकरीज जयपुर में खोली गई, लेकिन वर्तमान में ये कंपनी बंद है। तो 1965 में 2 कंपनियां खुली, ये दोनों ही कंपनियां वर्तमान में क्या हो गई है, बंद हो गई है। तो ये दोनों ही 1965 की कंपनियां थी। अब बात करें 1966, 1966 1966 में खुली कंपनी है, वह सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 1966 की कंपनी को किस नाम से जाना जाता है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की स्थापना कब की गई, 1966 में। यह केंद्र सरकार का उपक्रम है, लेकिन इसके बारे में पूछा जाता है कि इसकी स्थापना किस नाम से की गई। तो इसकी स्थापना वास्तव में MCI के नाम से की गई थी, मेटल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मेटल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इस नाम से यह कंपनी है, वह केंद्र सरकार ने स्थापित की थी। और यह कहाँ पे स्थापित की गई, उदयपुर में की गई थी। ठीक है, इसको आपको ज़रूर ध्यान रखना है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, मेटल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अब यहाँ जिंक शब्द आए थे, काम का करती है जस्ता एवं चांदी, ये बाई प्रोडक्ट है सिल्वर इसके साथ ही। तो जस्ता एवं चांदी का परिशोधन, खनन और परिशोधन दोनों का काम करती है। अब जस्ता एवं चांदी का ये खनन भी करती है और जस्ता एवं चांदी का ये परिशोधन भी करती है। अब खनन कहाँ कहाँ से करती है, तो इसकी खानों की बात करें तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की खाने कहाँ हैं, तो 3 खानों के नाम आपको याद रखने हैं। एक तो है जावर माइंस का नाम आपने सुना होगा, दूसरा है दरीबा और तीसरा है मटून। ये तीनों खाने वो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड से संबंधित। ये प्रश्न पूछा गया मटून के बारे में। मटून का संबंध किससे है, जस्ता एवं चांदी के उत्खनन से या खनन से है। अब जैसे ही खनन हुआ, इन खनिजों का परिशोधन किया जाता है और इन परिशोधन के लिए पूरे राजस्थान में जिंक स्मेल्टर की स्थापना की गई है। राजस्थान में कितने जिंक स्मेल्टर है, तो 3 जिंक स्मेल्टर है। पहला जिंक स्मेल्टर है देबारी, दूसरा जिंक स्मेल्टर है चंदेरिया, देबारी, चंदेरिया, और तीसरा जिंक स्मेल्टर है वो है कपासन। देबारी उदयपुर में ही आता है, देबारी उदयपुर में, चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में और कपासन भी आता है चित्तौड़गढ़। तो खनन के लिए 3 खाने और जिंक स्मेल्टर भी 3 है, जिसमें चंदेरिया है। उसके बारे में पूछा जाता है, यह एशिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर है। एशिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर कौन सा है, चंदेरिया है। इसको आपको याद रखना है। तो अपन ने 1966 में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की बात कर ली। अब अपने 3 उपक्रम और बचे हैं। अब चलते हैं 1967, 1967। देखो क्रम आपको याद रखना है। 1967 में कितनी कंपनियों की स्थापना हुई, तो 2 कंपनियां एक साथ केंद्र सरकार ने राजस्थान में स्थापित की थी। इन दोनों के नाम भी अपन पढ़ेंगे, दोनों की विशेषताएं पढ़ेंगे। सबसे पहला आता है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड।
हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। हर पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है, उसकी स्थापना की गई थी खेतड़ी में, और खेतड़ी कौन से ज़िले में आता है? झुंझुनू में आता है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खेतड़ी में स्थापित किया गया। अब 1967 में जो कंपनियां खुली वो कहीं कहीं विदेशी सहायता से खुली गई थी, दोनों ही विदेशी सहायता से खोली गई थी। तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का संबंध यूएसए की वेस्टर्न नैप इंजीनियरिंग, इसका निर्माण किया था यूएसए की एक कंपनी थी वेस्टर्न नैप इंजीनियरिंग द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और इसके खानों की बात करें तो इसकी कितनी खाने हैं? तो इसकी खानों की बात करें तो एक तो है खेतड़ी, झुंझुनू में ही है। खेतड़ी के बाद खोदरीबा अलवर में है, और तीसरी खान का नाम आता है वो चांदमारी। यह चांदमारी है वह पुनः झुंझुनू में है। तो 3 खानों में से 2 खाने हैं खेतड़ी और चांदमारी, दोनों झुंझुनू में है। और खोदरीबा है वो कौन से ज़िले में आती है? अलवर ज़िले में आती है। अब बात करें, यह तांबे का निष्कर्षण तो करती है, लेकिन एक प्रश्न पूछा गया था ज्योति ट्रिपल, ये भी इम्पोर्टेंट है, एक खाद का निर्माण करती है ज्योति ट्रिपल सुपर फास्फेट। ज्योति ट्रिपल सुपर फास्फेट यह एक खाद है। तो ज्योति ट्रिपल सुपर फास्फेट इस उर्वरक का उत्पादन करने वाली कौन सी कंपनी है? तो ये कौन सी है? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। अब इसके व्यावसायिक मुख्यालय की बात करें, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का व्यावसायिक मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका व्यावसायिक मुख्यालय है कलकत्ता। ये ज़रूर याद रखें, खेतड़ी ना कर दें, क्योंकि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है उसके पूरी भारत में 5 इकाइयाँ हैं, और इसके मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय कहाँ पे है? कलकत्ता में है। अब अगले की बात करें, 1967 में पहला खुला हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। अब दूसरे की बात करें तो दूसरा है हिंदुस्तान मशीन टूल्स। हिंदुस्तान मशीन टूल्स को HMT के नाम से जाना जाता है, और इसकी स्थापना की गई थी केंद्र सरकार द्वारा अजमेर में, लेकिन ये कंपनी अब वर्तमान में बंद है। इसकी स्थापना किस देश की मदद से की गई? तो यह चेकोस्लोवाकिया की सहायता से की गई थी। ये यूएसए की सहायता से और ये चेकोस्लोवाकिया की सहायता से। और पूरे HMT की कितने इकाइयाँ पूरे भारत में लगी थी? 13 इकाइयाँ लगी थी, उसमें एक अजमेर में लगाई गई थी। तो ये आपको इतना याद रखना है, ये वर्तमान में यूनिट बंद है। अब लास्ट आता है आज का, वह है हिंदुस्तान ड्रग्स लिमिटेड 1978। इसको बोलते हैं हिंदुस्तान ड्रग्स एवं फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, और ये स्थापित की गई थी जयपुर में। नाम से पता है दवाइयों का निर्माण करती है, लेकिन 1979 में हिंदुस्तान शब्द को हटा के यहाँ कर दिया गया था राजस्थान। तो अब इसका नाम हो गया राजस्थान ड्रग्स एवं फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। अब यहाँ से अपन ने बात कर ली सारे उद्योगों की, बेसिक रिवीजन कर लेते अपन। 1964, 1965, 1966, 1967, 1978, एक उपक्रम, यहाँ 2 उपक्रम, फिर एक उपक्रम, फिर 2 उपक्रम, फिर एक उपक्रम। इसी प्रकार से आपको सारी श्रृंखला को याद रखना है। इसी सारणी को आप घर बैठे भरते रहिए, और इसका विवरण है वो बिना किताब को देखे इसको भरते रहिए। डेफिनेटली हमारी आशा है कि आप इसको पूरी तरह से याद कर लेंगे। धन्यवाद। कीप स्माइलिंग।